Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी गरीब का ब्यूटी पार्लर और जादुई कुआं। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर एक छोटा सा गांव था जिसमें रमेश एक गरीब किसान था। वह दूसरे के खेत में मजदूरी करके अपना और परिवार का किसी तरह गुजारा किया करता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी माया और उसकी सुंदर सी एक बेटी सीरत रहती थी। रमेश जमींदार के खेत में किसानी करके जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना घर खर्च बहुत ही मुश्किल से ही निकाल पाता था। रमेश की पत्नी माया को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक था। माया अपनी बेटी सीरत का हर रोज़ अलग अलग तरह से मेकअप करती थी और सीरत का नई नई तरह से हेयर स्टाइल बनाया करती थी। माया अपनी बेटी को परियों की तरह सजाकर रखती थी क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी। सीरत तैयार हो जाने के बाद जब खुद को आईने में देखती थी तो बहुत खुश हो जाती थी। वाह माँ, आज तो आपने मुझे बहुत ही सुंदर तैयार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई परी हूँ। मेरी सीरत किसी परी से कम है क्या? तुम भी तो एक परी हो मेरी बेटी। एक दिन जब रमेश खेती से लौटता है तो अपनी बेटी को देखता है तो देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे सीरत, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो और तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। किसने तुम्हें इतना सुंदर तैयार किया है? पिताजी, आज मैं पूरी राजकुमारी लग रही हूँ ना। मेरा इतना सुंदर मेकअप मेरी प्यारी माँ ने किया है क्योंकि उनको मेकअप करने का बहुत शौक है। अपनी बेटी सीरत की बातें सुनकर रमेश अपनी पत्नी माया से जाकर पूछता है, अरे मेरी गुणवंती पत्नी, तुम्हें इतना अच्छा मेकअप करना आता है? मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। तुम तो बिल्कुल पार्लर जैसा मेकअप करती हो। कहाँ से सीखा तुमने इतना अच्छा मेकअप करना? क्या जी, आप तो बस यूं ही मेरी तारीफ करते हो। वो क्या है ना कि मुझे बचपन से ही मेकअप करने का और नई नई हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक था और कभी कभी मैं यूट्यूब से भी न्यू हेयर स्टाइल सीख लेती हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। हम कुछ समय बाद कुछ पैसे इकट्ठे करके तुम्हारा एक पार्लर खोलेंगे। समय यूं ही गुजरता गया और रमेश खेतों में हर दिन कड़ी मेहनत करता था। एक दिन रमेश खेतों में काम कर रहा था, तभी एक जहरीला सांप आता है और उस सांप ने रमेश के पैरों पे काट लेता है। थोड़ी देर बाद जहर फैल जाने के कारण रमेश की मृत्यु हो जाती है। रमेश की ऐसे अचानक मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी माया और बेटी सीरत दुख में डूब जाते हैं। रमेश ने बस कुछ ही पैसे जोड़ रखे थे जिसने माया और सीरत का गुजारा बस कुछ ही दिन चला और घर में राशन भी अब खत्म हो चुका था। एक दिन घर में ऐसे हालात देखकर सीरत अपनी माँ से कहती है, माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज हमारे साथ पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनकी जगह काम करूँगी। जो पैसे मिलेंगे उनसे हम हमारा घर खर्च चलाएंगे। कल मुझे ज़मींदारनी भी मिली थी, उन्होंने मुझे काम करने के लिए भी बुलाया है। मैं कल सुबह से ही खेतों में जाकर काम करूँगी। पिताजी से मैंने खेतों में काम करना भी सीख लिया था, अब वह सीख हमारे काम आएगी। नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें फूलों की तरह पाला है। तुम चिंता मत करो सीरत। मैंने एक दो घरों में खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने की बात कर ली है। अगले दिन से सीरत जमींदार के यहाँ खेतों में काम करने लगी और सीरत की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करने लगी। एक दिन सीरत खेतों में काम कर रही थी, तभी उसे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी। खेत के पास ही एक कुआं था। सीरत उस कुएं के पास पानी पीने चली गई। सीरत ने जैसे ही बाल्टी कुएं के अंदर डाली तो बाल्टी की रस्सी टूट गई और वह बाल्टी कुएं के अंदर जा गिरी। हाय राम, ये क्या हुआ?
हे भगवान, ये बाल्टी तो कुएं के अंदर ही जा गिरी। अब मैं कैसे बाहर निकालूंगी? यह बाल्टी तो जमींदार की है। अगर उन्हें पता चल गया कि मुझसे यह बाल्टी कुएं के अंदर जा गिरी है तो वह मुझे डांट लगाएंगे और मेरे पैसे भी काट लेंगे। मुझे इस बाल्टी को कैसे भी करके बाहर निकालना ही होगा। इतना कहकर सीरत कुएं के अंदर बाल्टी निकालने के लिए कूद पड़ती है। कुआं बहुत ही गहरा था और सीरत उस गहराई में डूबकर कुएं के नीचे तल में चली जाती है। सीरत डर के मारे बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सीरत को होश आता है तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में देखती है और वह दूसरी दुनिया को देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। यह मैं कहाँ आ गई? बाल्टी को लाने के चक्कर में मैं यह कौन सी दुनिया में पहुँच गई हूँ? मुझे तो पता भी नहीं कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, क्योंकि यह दुनिया कौन सी है मुझे नहीं पता। अब मैं मेरी माँ के पास कैसे जाऊँगी? मेरी माँ का ख्याल अब कौन रखेगा? मेरे पिताजी भी मेरी माँ को छोड़कर चले गए और आज मैं भी अपनी माँ से दूर हो गई। हे भगवान, मेरी मदद करो। इतना सोचकर सीरत बहुत दुखी हो जाती है और वह अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। सीरत को इतना दुखी देखकर कुएं में से एक आवाज़ आती है, रो नहीं बेटी, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कुआं बोल रहा हूँ, अब तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कुआं जी, मेरा नाम सीरत है और मेरी माँ का मैं एक लौता सहारा हूँ। मेरे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए और आज मैं भी अपनी माँ से अलग हो गई हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ कैसे जिएगी? मेरे बिना वह तो मर ही जाएगी। कुआं जी, क्या आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल सकते हो? क्योंकि मेरे सिवा मेरी माँ का इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो कुआं जी, प्लीज़ मेरी मदद करो कुआं जी। इतना कहकर सीरत रोने लगती है। रो नहीं बेटी, मैं सब जानता हूँ कि तुमने छोटी सी उम्र में बहुत कष्ट उठाया है और तुम्हारे पिताजी को एक दुष्ट सांप ने काट लिया था, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मैं इस कुएं से बाहर तुम्हें निकाल दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है उसे दूर करने का उपाय बताता हूँ। बेटी, प्रकृति ने मुझे जादुई कुएं के रूप में इस धरती पर भेजा है ताकि जो भी दुखी लोग मेरे पास आएं मैं उनकी मदद कर सकूं। यह लो बेटी। इतना कहते ही बहुत सारा मेकअप का सामान सीरत के सामने आ गया। उस जादुई कुएं ने सीरत को बताया, बेटी, यह कोई साधारण मेकअप का सामान नहीं है, यह जादुई मेकअप का सामान है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ को मेकअप करने का बहुत शौक़ है और तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते थे कि वह तुम्हारी माँ का एक छोटा सा पार्लर खुलवाए। अब तुम इस मेकअप के सामान को अपने साथ ले जाओ, अपनी माँ के साथ एक पार्लर खोलो और इस जादुई मेकअप की वजह से खूब सारे पैसे कमाओ। इससे तुम अपना जीवन आराम से गुजार सकती हो, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएं, तब तुम कभी भी अपनी अमीरी का घमंड मत करना और इस जादुई मेकअप से कमाए हुए पैसों से तुम गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद भी करना, लोगों की गरीबी दूर करना। सीरत उस जादुई कुएं की सारी बात मान लेती है और जादुई मेकअप के लिए हाथ जोड़कर कुएं को धन्यवाद देती है। फिर उस जादुई कुएं ने सीरत को आंख बंद करने के लिए कहा और अपनी शक्ति से सीरत को उसके घर पहुंचा दिया। सीरत जब आंख खोलती है तो वह खुद को अपने घर पर पाती है। घर आने के बाद सीरत ने अपनी माँ को उस जादुई कुएं और उस जादुई मेकअप के बारे में बताती है। यह सब सुनने के बाद माया अपने पुराने गहने बेचकर
एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलती है। माया जहाँ अपना पार्लर खोलती है वहाँ पहले से ही एक और बड़ा पार्लर था। अनीता उस बड़े पार्लर को बहुत समय से चला रही थी। एक दिन गांव के ज़मींदार की पत्नी अपनी बेटी का मेकअप कराने के लिए आ रही थी। ज़मींदारनी की बेटी का रंग काला था और वह ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। तब अनीता ने उन्हें रास्ते में मिल गई। अनीता जब ठकुराइन को आते हुए देखती है तो उन्हें रोककर कहती है, अरे ठकुराइन जी, क्या आप आज मेरे पार्लर का रास्ता भूल गए हो क्या? मेरे पार्लर का रास्ता तो यहाँ से आता है, आप वहाँ कहाँ उस घटिया पार्लर जा रहे हो? वह तो झाड़ू पोछा लगाने वाली है, उसे तो बस झाड़ू पोछा लगाना ही आता है। अगर आपको अच्छा मेकअप करवाना है तो आप मेरे पार्लर में आइए, आपकी बेटी को मैं बहुत अच्छा ही मेकअप करूँगी। नहीं नहीं अनीता, मैंने अपनी बेटी का मेकअप कई बार तुमसे करवाया है। मेरी बेटी को जितने बार लड़के वाले देखने आए हैं उतनी ही बार मैंने तुमसे ही अपनी बेटी का मेकअप करवाया था और हर बार सभी लड़कों ने मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया। इस बार मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहती हूँ और ना ही कोई रिस्क लेना चाहती हूँ। आज फिर मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और इस बार मैं अपनी बेटी का मेकअप माया बहन से ही करवाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर मेकअप करती है और जो भी उसके पास जाता है वह खूबसूरत बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि उनके पार्लर में मेरी बेटी का मेकअप बहुत ही अच्छा होगा और शायद हो सकता है इस बार मेरी बेटी का रिश्ता भी तय हो जाए। देखो अनीता, तुम मेरा समय खराब मत करो। इतना कहकर ठकुराइन माया के पार्लर चली जाती है। माया भी ठकुराइन की बेटी को अपनी बेटी की तरह बहुत ही सुंदर मेकअप करने में लग जाती है और वह ठकुराइन की बेटी का बहुत सुंदर मेकअप करती है और हेयर स्टाइल भी बहुत सुंदर बनाती है। उस जादुई मेकअप से ठकुराइन की बेटी भी एक राजकुमारी की तरह दिखने लगी। मेकअप हो जाने के बाद ठकुराइन की बेटी जब खुद को आईने में देखती है तो वह बहुत ही खुश हो जाती है। ठकुराइन भी अपनी बेटी को जब देखती है तो हैरान हो जाती है। हे भगवान, यह मेरी बेटी है, इतनी सुंदर। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ, यह कोई सपना नहीं है, मैं ही आपकी बेटी हूँ। अरे वाह माया बहन, तुमने तो मेरी बेटी को बहुत ही सुंदर बना दिया है। आज तो वह बिल्कुल राजकुमारी ही लग रही है। और खुश होकर ठकुराइन ने माया बहन को बहुत सारे पैसे दिए। अब धीरे धीरे करके माया की पार्लर में बहुत सारी भीड़ आने लगी और जो भी माया बहन से मेकअप करवाने आता खुश होकर उन्हें खूब सारे पैसे देता। माया के पार्लर की चर्चा अब पूरे गांव में फैल गई थी। माया के पार्लर से अब जो भी मेकअप करवाता वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता, तक कि आसपास के गांव वाले भी अब माया से ही अपना मेकअप करवाने लगे। माया की इस तरक्की को देखकर अनीता बहुत ही जल भुनकर राख हो गई। थोड़े ही समय में माया ने अपना बड़ा घर, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया था। अनीता माया की तरक्की को देखकर बहुत ही जलने लगी थी और वह मन ही मन सोचती रहती थी, आखिर इतनी तरक्की कैसे कर ली? आखिर इस झाड़ू पोछा लगाने वाले के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? सारे लोग उसी से मेकअप करवाना जा रहे हैं। आखिर इसके पास ऐसा कौन सा मेकअप किट है जो मेरे पास नहीं है? पता लगाना होगा। तो राज है जो यह मुझसे छुपा रही है। फिर अनीता हर रोज़ माया और उसकी बेटी सीरत पर नज़र रखने लगती है और फिर एक दिन माया और सीरत आपस में उस जादुई मेकअप के बारे में बात कर रहे थे। तब अनीता ने उनकी बातें छुपकर सुन ली। उसी रात अनीता ने माया के पार्लर में जाकर सारा जादुई मेकअप का सामान चुरा लिया। अगले दिन सुबह सुबह माया जब पार्लर में आती है तो वह देखती है कि उसका जादुई मेकअप का सामान दुकान से चोरी हो गया है और वह यह सब देखकर परेशान हो जाती है। तभी माया ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अपनी कार से उतरती है और अनीता के पार्लर में मेकअप कराने के लिए जाती है। वह लड़की आकर अनीता से कहती है, एक्सक्यूज़ मी मैम,
मुझे अपना मेकअप करवाना है। आज मेरा एक ब्यूटी कंपटीशन है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस कंपटीशन में सबसे बेस्ट दिखूँ। प्लीज़ आप मेरा सबसे बेस्ट मेकअप कर देंगी क्या, ताकि मैं उस कंपटीशन में विनर बन जाऊँ। प्लीज़ आप पैसों की चिंता मत करिएगा। आप जितना पैसा कहेंगी मैं उतना पैसा दूंगी। डोंट वरी मैम, आप बेस्ट पार्लर में आई हैं। आज आपका मैं इतना सुंदर मेकअप करूंगी कि आपने ऐसा मेकअप कभी नहीं देखा होगा। इस कंपटीशन में आप ही जीतोगे। आप मुझ पर विश्वास रखिए। इतना कहकर अनीता ने उस सुंदर लड़की का उस जादुई मेकअप से मेकअप कर दिया, लेकिन इस बार उस जादुई मेकअप का असर उल्टा ही हो गया। वह लड़की बहुत ही काली हो गई और जब उस लड़की ने खुद को आईने में देखा तो वह खुद को देखकर डर गई। ओह माय गॉड, हु इज शी? ओह माय गॉड, दिस इज मी। घटिया पार्लर वाली औरत, यह तूने क्या कर दिया मेरा हाल। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उस लड़की ने अनीता को पीटना चालू कर दिया। लड़की से अपनी जान बचाने के लिए अनीता जोर जोर से चीखने लगती है। बचाओ बचाओ, इस लड़की से बचाओ, मुझे बचाओ। अनीता की चीख पुकार सुनकर माया और उसकी बेटी दौड़ी दौड़ी अनीता के पार्लर में आती है और किसी तरह से उस लड़की से अनीता की जान बचाती है। अनीता माया से कहती है, मुझे बचा लो माया, प्लीज माया, इस मैडम से मुझे बचा लो, वरना यह मुझे आज मार ही डालेगी। के बाद अनीता माया को सारा सच बताती है कि उसने अनीता के पार्लर से उसका जादुई मेकअप का सामान चुरा लिया था और उसी जादुई मेकअप से इस मैडम का भी मेकअप किया था, लेकिन यह सब उल्टा ही हो गया। वह तो बदसूरत हो गई। सब सुनने के बाद माया ने उस जादुई मेकअप से उस लड़की को सुंदर बनाने के लिए रिक्वेस्ट की। फिर उस जादुई मेकअप ने उस लड़की को वापस से सुंदर बना दिया। लड़की के सुंदर होते ही अनीता की जान में जान आती है और वह माया और उसकी बेटी से माफ़ी मांगती है कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगी, ना कोई गलत काम करूँगी। ऐसा कहकर अनीता माया को सारा जादुई मेकअप का सामान लौटा देती है। इसके बाद अनीता माया और उसकी बेटी को कभी परेशान नहीं करती है। यूं ही वक्त गुजरता गया और माया और उसकी बेटी ने उस जादुई मेकअप के सामान से खूब सारे पैसे कमा लिए और माया और सीरत दोनों मिलकर उन पैसों से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगे, गरीबों को भी सहायता करने लगे। सीरत ने उस जादुई कुएं से जो भी वादा किया था वह उस वादे को भी पूरा निभाने लगी। अब माया और सीरत दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना। Welcome to my channel Entertainment Team. कहानी जादुई अंडा और जादुई परी की। वनवानी गांव में महेश बाबू अपनी बेटी रूपाली के साथ रहते थे। रूपाली बचपन से ही दिमाग से थोड़ी कमज़ोर थी। वह शरीर से भले ही बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी दिमाग से बिल्कुल बच्ची थी। वह दिन भर अपने खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। फिर महेश बाबू ने अपनी बेटी रूपाली की शादी विवेक के साथ करा दी। महेश बाबू ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के रूप में बहुत सारा सोना और रुपए दिए थे, ताकि रूपाली के ससुराल वाले रूपाली को कभी परेशान ना करें। शादी हो जाने के बाद रूपाली अपने पिता से कहती है, देखिए डैडी, अब तो मेरी शादी भी हो गई है। आपने कहा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब आप मुझे परी रानी वाली डॉल ला कर देंगे। कहाँ है मेरी परी वाली डॉल? रूपाली की बात सुनकर विवेक और उसकी माँ चौंक जाते हैं। रामू,
रूपाली बेबी की डॉल लेकर आओ। महेश बाबू का नौकर रामू रूपाली बेबी की डॉल लेकर आता है। डॉल मिलते ही रूपाली उस डॉल से सबके सामने खेलने लगती है। अपनी बहू रूपाली को ऐसे डॉल से खेलता देख रूपाली की सास फुलवा देवी डर जाती है और वह सोचने लगती है, दहेज की लालच में आकर मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवा तो दी है, लेकिन अभी इसे तोड़ नहीं सकती हूँ। अगर अभी इस शादी को तोड़ दिया तो सारा दहेज लौटाना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि एक साल तक इसे झेल लेती हूँ। 1 साल बाद महेश बाबू से कह दूंगी कि उसकी बेटी पागल है और वह इस शादी के लायक नहीं है। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, तब मुझे यह दहेज भी नहीं लौटाना होगा। विवेक अपनी माँ का एक लौता बेटा था। फुलवा देवी अपने बेटे को जो भी कहती विवेक उसे आंख बंद करके मान लेता था। समय बीतता गया। अब विवेक और रूपाली की शादी को 1 वर्ष हो चुके थे। अब चालाक फुलवा देवी ने अपना खेल चालू किया। अब फुलवा देवी रूपाली को जली कटी बातें सुनाने लगी। हाय राम, यह मैंने क्या कर दिया। अपने इकलौते बेटे की शादी तुझ जैसी पागल लड़की से कर दी। मेरे तो भाग ही फूट गए। जिस दिन से शादी करके मेरे घर आई है, तब से मेरे बेटे को बस परेशान करके रखा है। शरीर से तो भले ही तू बड़ी हो, लेकिन अक्ल से आज भी पैदल है। तेरे जैसी बददिमाग मेरी इच्छा पूरी करेगी कैसे? अब तो बस भगवान ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कौन सी इच्छा सासू माँ, मुझे बताइए। पोता पोती देखने की इच्छा है, पर तू पागल इसे क्या समझेगी। तुझे क्या पता कि बच्चे कैसे होते हैं। तो सासू माँ, आप ही मुझे बता दीजिए ना कि बच्चे कहाँ से आते हैं। हे भगवान, अब मैं तुझे यह भी बताऊं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। यह सब सुनने से पहले भगवान तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया, या इस पागल को ही उठा लो। आप गुस्सा क्यों हो रही हो, बताइए ना सासू माँ, बच्चे कहाँ से मिलते हैं। बाजार से मिलते हैं, जाकर खरीद ला वहां से। बस इतनी सी बात सासू माँ, मैं अभी जाती हूँ और वहां से एक बच्चा खरीद कर ले आती हूँ और आपकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। रूपाली अपनी अलमारी से एक सोने के सिक्के से भरा बैग लेकर घर से बाजार के लिए निकल पड़ती है, बच्चा खरीदने के लिए। रूपाली बाजार पहुंचकर ढूंढने लगती है। यहाँ बच्चे कहाँ पर मिलते होंगे, किसी से पूछ लेती हूँ। सुनिए दीदी, यहाँ पर बच्चे कहाँ पर मिलते हैं। बच्चे? किसके बच्चे? इंसान के बच्चे दीदी। इंसान के बच्चे? तुम क्या करोगी उन बच्चों का? बताओ ना दीदी, कहाँ मिलेंगे इंसान के बच्चे। यह तुम क्या कह रही हो, कहीं पागल तो नहीं हो? चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे पागल लोग। भागती है या नहीं यहाँ से, वरना पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। चल भाग यहाँ से। रूपाली को हर कोई पागल समझकर धुतकार देता। रूपाली यहाँ वहाँ बच्चे की दुकान देखने लगी। तब उसे एक दुकान दिखी जहाँ पर भेड़ बकरियों के बच्चे बिक रहे थे। रूपाली ने उस दुकान पर जाकर पूछा, भैया, क्या आप इंसान के भी बच्चे बेचते हो? क्या बकवास कर रही हो, निकलो यहाँ से पागल कहीं की। रूपाली जिस भी दुकान में जाकर पूछती, वहां से भगा दी जाती। हर कोई उसे धुतकार रहा था। वहीं पास में एक चालाक दुकानदार यह सब देख सुन रहा था। उसने सोचा, यह तो कोई पागल लग रही है, लेकिन इसने बहुत सारे सोने के गहने पहन रखी है। कोई रईस घर की औलाद होगी। क्यों ना मैं इसे बेवकूफ बनाकर इसके सारे गहने ले लूं। तब उस ठग दुकानदार ने अपना भेष बदलकर एक साधु का भेष धारण कर लिया और रूपाली के पास आकर कहता है,
अलख निरंजन, अलख निरंजन, आओ आओ मेरे पास आओ पुत्री। मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें एक बच्चा चाहिए है ना पुत्री? हाँ बाबा जी, मुझे एक इंसान का बच्चा चाहिए है। क्या आप मुझे एक बच्चा दे सकते हो? हाँ पुत्री, यहाँ आकर बैठ जाओ। फिर वह बहरूपिया दुकानदार मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद रूपाली कहने लगी, अरे बाबा जी, आप तो मुझे बच्चा देने वाले थे ना? हाँ पुत्री, देता हूँ बच्चा, लेकिन बच्चा खरीदने के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं। हाँ बाबा जी, मेरे पास पोटली भर के सोने के सिक्के हैं, यह आप ले लो। रूपाली ने उस दुकानदार को वह सोने के सिक्कों से भरी पोटली दिखाई। देखकर उस ठग दुकानदार के होश उड़ गए। बस इतना ही रुपया है पुत्री तुम्हारे पास? हाँ बाबा जी, बस इतने ही सोने के सिक्के हैं मेरे पास। पुत्री, बस इतने पैसे में तो इंसान का बच्चा तो नहीं, पर इंसान का एक अंडा ही आ पाएगा। ठीक है बाबा जी, मुझे चलेगा, लेकिन उसे फोड़कर बच्चा तो बाहर आएगा ना? हाँ पुत्री, जरूर बाहर आएगा, पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगी। उस ठग दुकानदार ने पहले से ही एक मिट्टी का अंडा बनाकर उस पर सफेद रंग का पेंट करके एक पेड़ के नीचे छुपाकर रख दिया था। फिर उस ठग दुकानदार ने उस मिट्टी के सफेद अंडे को लाकर रूपाली को दे दिया। इतना बड़ा अंडा? हाँ, ये इंसान का अंडा है, बड़ा तो होगा ही ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं बाबा जी, यह लीजिए पैसे। रूपाली उस मिट्टी के अंडे को लेकर वहां से जाने लगी। तब उस ठग ने कहा, संभल कर जाना बेटी, रास्ता बहुत खराब है, अंडा कहीं गिरकर फूट ना जाए। हाँ बाबा जी, मैं ध्यान रखूंगी। रूपाली बहुत खुश हो गई और चलते चलते खुद से बातें करने लगी। अब तो मेरा भी एक बच्चा होगा। जब यह अंडा फूटेगा तो उसमें से एक बच्चा निकलेगा, और वह बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके साथ मैं खेलूंगी। सासू माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चलते चलते रास्ते में रूपाली को एक महल दिखाई दिया। ऐसा महल तो रूपाली ने अपने सपने में देखा था। यह महल तो परियों के महल जैसा है, जिसे मैं अपने सपने में देखती थी। शायद महल के अंदर भी परी रानी होगी। क्यों ना इस अंडे को मैं परी रानी को जाकर दिखाऊं। यह सोचकर रूपाली उस अंडे को महल के अंदर ले जाती है तो वहां सचमुच में एक सुंदर सी परी उतरती है। रूपाली ने अंडे को परी के सामने लाकर रख दिया। तुम कौन हो पुत्री, और यहाँ परियों के महल में क्यों आई हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ पुत्री? परी रानी, आप अपने जादू से मेरी इच्छा पूरी कर दो। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मुझसे बात भी नहीं करता, मुझे पगली पगली कहते हैं। मुझे एक इंसान का बच्चा चाहिए जो मेरे साथ हर वक्त रहे। आप अपनी गुड विश इस अंडे को दे दो, और इस अंडे का ख्याल भी रखना। तुम चिंता मत करो पुत्री, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो इसका वरदान देती हूँ। अब तुम्हें कोई पगली नहीं कहेगा। इतना कहकर उस रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक सुनहरा कवच निकाला। उस कवच ने अंडे को चारों तरफ से ढक लिया। फिर उस अंडे में जान छिड़क दी। शुक्रिया रानी परी। इस अंडे से जब बच्चा निकलेगा तो मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगी, ताकि कोई उसे पागल ना समझे। अब मैं चलती हूँ।
इतना कहकर रूपाली अंडे को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। सासू माँ, मैं इंसान के अंडे को ले आई हूँ। अब इसमें से मेरा बच्चा निकलेगा जो आपको दादी दादी कहेगा। अरे बेवकूफ, यह तू कहाँ से ले आई? इंसान का अंडा भी होता है क्या? होता है सासू माँ। यह इंसान का अंडा मुझे एक साधु जी ने दिया है और कहा है कि इंसान का बच्चा इसे फोड़कर खुद बाहर आ जाएगा। पागल कहीं की, तूने तो जिंदगी ही मेरी बर्बाद कर दी। चल यहाँ से, तेरे बाप को जाकर तेरा यह कारनामा दिखाता हूँ। विवेक और उसकी माँ रूपाली को अंडे के साथ उसके पिता के घर ले आती है। देखिए ससुर जी, आपकी पागल बेटी क्या कारनामा करके आई है। इसे खेलने के लिए एक बच्चा चाहिए था, तो यह ना जाने कहाँ से यह अंडा उठाकर ले आई और कह रही है कि यह इंसान का अंडा है और इसमें से बच्चा भी निकलेगा। बताइए। रूपाली के पिताजी महेश बाबू शर्मिंदा होकर अंडे को देखने लगे। बेटा, यह क्या है? इंसान का बच्चा अंडे से बाहर नहीं आता है। पिताजी, आएगा, इस अंडे से बच्चा जरूर आएगा। क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? होगा पिताजी, जब यह फूटेगा तब इसमें से एक इंसान का बच्चा निकलेगा। रूपाली के इतना बोलते ही वह अंडा हिलने लग गया। उसमें दरार आ गई, तभी वह अंडा फूट गया। अंडा फूटते ही उसमें चमकती रोशनी के साथ एक बच्चा निकला और बच्चे की रोने की किलकारी से घर गूंज उठा। तब वहां खड़े सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि अंडे के अंदर से इंसान का बच्चा कैसे निकल गया। रूपाली बहुत खुश हो जाती है यह सब देखकर। बच्चा, मेरा बच्चा, देखो पिताजी, देखो सासू माँ, अंडे से मेरा बच्चा आ गया है। वहां खड़े सभी लोगों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह चमत्कार उस जादुई परी का था जिसने उस मिट्टी के अंडे में जान छिड़क दी थी। यह बच्चा उस जादुई परी ने रूपाली का अकेलापन दूर करने के लिए उपहार स्वरूप दिया था। आखिरकार वहां खड़े सभी लोगों ने इस बात को मान ही लिया कि इंसान का भी अंडा होता है। और कुछ सालों बाद जब रूपाली का बच्चा बड़ा हो जाता है, तब रूपाली की दिमागी हालत भी ठीक हो जाती है। अब वह बाकी लोगों की तरह जीवन बिताने लगी और अपने बच्चे के प्रेम में वह नॉर्मल हो गई थी। और रूपाली की सास और विवेक दोनों रूपाली और उस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब रूपाली को कोई भी परेशान नहीं करता था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में हमसे छोटे या कमज़ोर लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। वे हमसे कमज़ोर हैं ऐसा सोचकर उनकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।